पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो सेक्शन है वो शुरू किया था और उसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनके द्वारा वो कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस जो हैं वो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं और इन्हीं लोगों को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब जब मैंने वो सेक्शन डिस्कस किया था तो उसमें मैंने दो लोगों की बात की थी। एक तरीके से तो हमने ये गवर्नमेंट का जिक्र किया था कि जो गवर्नमेंट है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और साथ ही साथ हमने एक और पर्सन की बात की थी जो कि थे जॉइंट सेक्रेटरी, जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया था। नाउ डेफिनेटली जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट हु इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो एमपीज के द्वारा बनाई गई है। वो कैसे बनी है? वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन के आई है। बट जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्हें किसी ने चुना नहीं है, बल्कि वो उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, बट वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो इसका मतलब हमारे देश में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हैं। एक तो वो जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, जो लोग डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन के आए गए हैं, और दूसरे एग्जीक्यूटिव वो जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जैसे कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इस पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे। सो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होंगे दो कैटेगरीज वाले होंगे। One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. वो वाली एग्जीक्यूटिव जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे कि लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या एमपीज चुन के आते हैं, राइट? अब जो एमपीज हैं वो पूरी जिंदगी भर के लिए तो एमपीज नहीं बने रहेंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं कि 5 साल बाद जो है फिर से इलेक्शन होंगे। 5 साल के लिए आप एमपी बने हो, 5 साल के लिए आपने मतलब जो जनता है उसने वोट देके एमपी को चुना है, और 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एक नया पर्सन हो सकता है एमपी बन के जाए। अगर लोगों को पुराना एमपी ही पसंद आ रहा है तो वो पुराने को वापस से वोट देके जिता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं जिन्हें जनता चुन के भेज रही है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं और इन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाले में। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो मेन डिसीजन है वो पार्लियामेंट लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने बात की मेमोरेंडम की, कि मेमोरेंडम किससे रिलेटेड था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये जो बहुत बड़ा डिसीजन है ये किसके द्वारा लिया गया? ये लिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस डिसीजन से रिलेटेड बाकी जो डिसीजन है, इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से जो रिलेटेड डिसीजन है वो डिसीजन पॉलिटिकल लीडर्स लेंगे। उनमें भी जो बड़े डिसीजंस हैं, जैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, भाई अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही है डिसीजन मेकिंग की, बट जो भी डिसीजन पार्लियामेंट ने लिया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी कुछ डिसीजंस की जरूरत होती है। भाई कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या पॉलिसीज अपनाएंगे, राइट? तो जो इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो कौन लेगी? वो लेंगे एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में भी जो बड़े डिसीजंस हैं वो लेंगे पॉलिटिकल लीडर्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, वो बड़े डिसीजंस लेंगे इस इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। वहीं जो हमारी एग्जीक्यूटिव की वो कैटेगरी है जो कि परमानेंट है, वो भी कुछ तरीके के डिसीजन लेंगे, बट वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल वाले नहीं होंगे, वो इनसे थोड़े कम लेवल वाले होंगे। तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कह दिया डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट के पास है तो कोई भी डिसीजन बस पार्लियामेंट ही ले सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेन डिसीजन पार्लियामेंट लेगी, बस उससे जुड़े हुए जो छोटे डिसीजन है वो फिर एग्जीक्यूटिव लेगी। सो इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो जो सेकेंड कैटेगरी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट की जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात की, ये इलेक्टेड है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसी है? ये इलेक्टेड है, मतलब कि जनता के द्वारा चुनी है। बट
जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, वो अपॉइंटेड है, मतलब कि इसको किसी ने अपॉइंट किया है, नौकरी पे रखा है, और वो भी ऐसे 5-10 साल की नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म 30-30 साल 40-40 साल की नौकरियां होती हैं, तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नाउ दिस इज कॉल्ड दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। तो ये जो अपॉइंटेड हमारे एग्जीक्यूटिव हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज। सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं वापस से कि हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव तक कैसे पहुंचे। तो हमें पता है कि हमारा जो देश है वो नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं या जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक पर्सन है वो चुनकर आता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो एक पर्सन को चुन के भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है और उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो लोग चुन के आए हैं ये बैठते हैं लोकसभा में, और हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा जहां डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लोग आ रहे हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा जहां पे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल कि राज्यसभा के लोग कैसे चुनकर आते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे चुन के आते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नाउ जस्ट समराइजिंग एवरीथिंग। तो अब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट, राइट। अब हमें पता है कि ये जो लोकसभा वाले इलेक्शंस हैं इनमें जो पार्टी मैक्सिमम एमपीज के साथ जीत के आई होती है, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं वो पार्टी के जो एमपीज हैं वो मिलकर अपने एक लीडर को चुनते हैं। वो लीडर कौन होता है, वो लीडर होता है पीएम। इस लीडर को चुनते हैं पीएम के रूप में, प्राइम मिनिस्टर। तो ये बन गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो अपनी कैबिनेट को चुनते हैं। कैबिनेट माने हमारे जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, द मेनी मिनिस्टर्स। तो वो सारे मिनिस्टर्स जो मिलके हैं कैबिनेट बनाते हैं। अब ये जो पीएम है, ये जो कैबिनेट है, ये इनको मिला के हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। और यही गवर्नमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट। सो पीएम हो गई, कैबिनेट हो गई, ये जो लोग हैं इन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट बनी ये हो गई हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो पीएम है, ये जो पूरी गवर्नमेंट बनी है हमारी, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करती है। वो अपॉइंट करती है, कैसे अपॉइंट करेगी, वो एग्जाम्स करवाएगी, अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज वगैरह लेगी। तो बहुत सारे प्रोसीजर से होकर वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेगी। हमारे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगी और क्या, जॉब पे रखेंगे। अब ये जो लोग जॉब पे आए हैं, जो अपॉइंटेड लोग हैं, राइट, ये 5 या 10 साल के लिए नहीं होते, ये होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को किसने चुना है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने चुना है, या उन्हें अपॉइंट किया है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने अपॉइंट किया है, मतलब जॉब पे रखा है। ये किसी जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग हैं ताकि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर सके। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्सन की मोहताज नहीं होती, वो किसी पर्सन से जुड़ी हुई नहीं होती। गवर्नमेंट अपने आप में एक सिस्टम है, खाली सीटें हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। पीएम जो है वो एक खाली सीट है, ये जो कैबिनेट्स हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये खाली सीटें हैं, ठीक है। और ये जो खाली सीटें हैं, ये सीटें ही मिलके क्या बना रही हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम बना रही हैं। अब इन सीटों पे आके कोई भी पर्सन बैठ सकता है। आज मान लो एक्स पर्सन है तो वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। अगर इस सीट पे आके, ये जो पीएम की सीट है, पीएम की पोजीशन है, इस पे अगर एक्स पर्सन आके बैठ गया तो हम उसे क्या कहेंगे, पीएम। अब 5 साल बाद कोई और पीएम बन गया, 5 साल बाद यहाँ पे वाई पर्सन जो है वो आ गया जीत के, तो अब वाई पर्सन पीएम बन जाएगा। सीट सेम है, पोजीशन सेम है, बट पर्सन बदल रहे हैं। सेम यहाँ पे होगा भाई, आज कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कल कोई और होगा, बट एजुकेशन मिनिस्टर की जो पोजीशन है
ये जो सीट है, इस सीट के पास जो पावर है वो सेम रहेगी। तो मतलब लोग आएंगे जाएंगे बट जो सिस्टम है वो सेम रहने वाला है। और हम यूं कह सकते हैं कि ये जो अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटिव हैं ये सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। मान लो आज गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, मतलब मोदी जी और बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट में है, तो अभी गवर्नमेंट कौन बना रहा है? बीजेपी। अब बीजेपी के टाइम पे जितने भी लोग सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हुए, ऐसा नहीं होगा कि जब बीजेपी हट जाएगी तो वो लोग भी हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि मान लो अभी क्या है, अभी बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट में है, मोदी जी जो है वो पीएम है। अब हो क्या रहा है, इनके टाइम पे हर साल हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, तो इनके टाइम पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया। तो अब मान लो जो 2024 में हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें मान लो कोई और पार्टी जीत के आ गई, मान लो अब आ गई कांग्रेस जीत के 2024 में, ठीक है, 2024 में अब आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत के आ गई और जो राहुल गांधी जी हैं वो बन गए पीएम। अब भले ही जो पर्सन गवर्नमेंट में बैठा था वो हट गया है, राइट, मान लो जो बीजेपी जो गवर्नमेंट बनाई थी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो अभी हमारी प्रेसिडेंट है, तो भले ही ये लोग हट जाएं, बट फिर भी ये जो सिविल सर्वेंट चुने थे, सॉरी अपॉइंट हुए थे, ये बदलने नहीं वाले। ये एक बार अपॉइंट हो गए तो हो गए, तुम आओ तुम जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी लंबे समय तक यहीं पर रहेंगे, ये अपनी पूरी सर्विस देके जाएंगे, 30 साल या 40 साल जो भी इनका टाइम पीरियड रहता है ये पूरा सर्व करेंगे। अब इनके टाइम में ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट को आते जाते देखेंगे, हर 5 साल में नई गवर्नमेंट आने वाली है, बट इनको उस नई गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें तो पोजीशन से मतलब है कि भाई मुझे पीएम का ये ऑर्डर है, मुझे सीएम का ये ऑर्डर है। अब सीएम की कुर्सी पे कौन बैठा है डजंट मैटर, इनके लिए पोजीशन मैटर करती है। मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और गवर्नमेंट के चेंज होते ही इनके ऊपर असर नहीं पड़ता, ये बने रहते हैं, गवर्नमेंट हर 5 साल में बदलती रहती है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो इनको सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करती है जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, और इन सबके अपने अपने रोल होते हैं प्ले करने के लिए। सो हम हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, और जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल से भी। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, तो ये मैंने अभी आपको इसीलिए डिटेल में बताया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, भले ही रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, जो गवर्नमेंट है उसमें कौन रूल कर रहा है, माने आज कोई पीएम है कल कोई और हो जाएगा, तो ये जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलर्स हैं वो भले ही चेंज हो जाएं बट सिविल सर्वेंट्स चेंज नहीं होंगे। These officers work under political executives and assist them in carrying out the day-to-day administration। अब जो political executives हैं, मैंने अभी आपको बताया कि political executives क्या करते हैं, वो एक तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की अपॉइंटमेंट करती है, क्यों? ताकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूशन का काम सही तरीके से कर पाए, ताकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें सही से एग्जीक्यूट करने में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की। नाउ कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? तो जब हमने ऑफिस मेमोरेंडम वाला जो केस है वो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल लीडर्स ने लिया था, जो एमपीज चुन के आए थे उन्होंने पूरा डिसीजन लिया था। मतलब ये चीज हम ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिसीजन कैसे आया था। तो उसमें पार्लियामेंट का भी रोल था, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल था, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड जो पेंशन वाली मिनिस्ट्री है इसका भी अपना रोल था। अब इसके अंदर एक डिपार्टमेंट था और उस डिपार्टमेंट में एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका अपना रोल था। तो वो जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो थे सिविल सर्वेंट, वो थे ऑफिसर, वो थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिन्होंने उस मेमोरेंडम पे साइन किया था। तो इस तरीके से हमने वो डिसीजन मेकिंग वाले में डिटेल में इन सबके रोल जो है पढ़े थे। अगर आपको अब वापस से रिवाइज करना है तो आप वो वीडियो अलग से जाके देख सकते हो, ताकि आपको अब और क्लैरिटी से इन सबके रोल समझ आ जाए। Now you might ask, why does the political executives have more power than the non-political executive? अब आप सोच सकते हो कि जो political executives हैं, ये जो leaders हैं, इनके पास इतनी ज्यादा पावर क्यों है?
मतलब हमारे जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसके पास कम पावर है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके पास ज्यादा पावर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मेमोरेंडम वाले जो केस है उसमें भी हमने देखा था कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, उसने कोई डिसीजन जो है वो लिया था और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कौन कर रहा था? जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी की मर्जी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो सिर्फ ऊपर से दिए गए ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहे थे। इसका मतलब जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास कम पावर होती है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है। बट ऐसा क्यों? क्यों पॉलिटिकल लीडर्स के पास ज्यादा पावर है? Why is the minister more powerful than the civil servant? कोई मिनिस्टर सिविल सर्वेंट से ज्यादा पावरफुल क्यों है? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. अब नॉर्मली क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके पास ज्यादा एजुकेशन होती है, उनके पास ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब आप देखते हो जैसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप तभी पीएम बन सकते हो, आप तभी सीएम बन सकते हो, आप तभी आप एमपी बन सकते हो। देयर इज नो सच क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है और इलेक्ट होके आ सकता है। मतलब जरूरी नहीं है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अच्छी नॉलेज हो ही। और वहीं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो वो एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस से होके गुजरते हैं। जैसे अगर सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस, फिर इंटरव्यू। उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो और ज्यादा मतलब एकदम ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें कि बहुत डिटेल में चीजों को उन्हें समझाया जाता है, उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए और बेहतर बनाया जाता है। अब इतने सारे प्रोसीजर से होकर वो गुजरते हैं और इस पूरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत वो मेहनत करते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं, बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हैं, तब जाके वो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। तो डेफिनेटली जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास ज्यादा एजुकेशन होती है। कुछ ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो एजुकेटेड हों, बट आमतौर पे ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास किसी पर्टिकुलर एरिया की एक्सपर्टीज होती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज होने के बाद भी सिविल सर्वेंट्स के पास क्यों कम पावर है? The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance ministry. तो एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइजर्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एक तरीके से जो एडवाइजर्स होते हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है फाइनेंस मिनिस्टर से। मतलब जैसे अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी हैं। अब निर्मला सीतारमन जी के अंडर जो एडवाइजर्स हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं, वो एडवाइजर्स ज्यादा नॉलेजेबल है। मान लो उनके पास इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के वो बहुत मतलब ज्ञानी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू मान लो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है बट एडवाइजर्स के पास है। बट इसके बावजूद भी हमें क्या देखने मिलता है कि जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है वो किसके पास रहती है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनल जो डिसीजन है वो कौन लेगा? फाइनेंस मिनिस्टर, भले ही उसके पास ज्यादा नॉलेज ना हो। सो समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के अंडर जो भी काम किया जाता है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा ना जाने। मतलब हो सकता है कि जो भी टेक्निकल मैटर्स उनके मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं उसके बारे में उस मिनिस्टर को बहुत कम नॉलेज हो। This could easily happen in the ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. और ऐसा किसी भी मतलब मिनिस्ट्री में हो सकता है। मान लो कोई डिफेंस की मिनिस्ट्री है और डिफेंस जो मिनिस्टर है हो सकता है उसे डिफेंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, उसे हो सकता है पता ही ना हो कि वॉर के टाइम पे कैसे टैक्टिक्स बनाई जाती हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किस तरीके के एम्युनिशन होते हैं, हथियार होते हैं, हो सकता है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो। इसी तरीके से हेल्थ के केस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में हो सकता है इन सभी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं उनको बहुत ज्यादा नॉलेज इस एरिया के बारे में ना हो। बट फिर भी व्हाई द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स, बट फिर भी जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर है इन चीजों में वो मिनिस्टर के पास क्यों होती है? अभी तक हम सिर्फ सवाल उठा रहे थे, इस पैराग्राफ में सिर्फ हमारे सवाल थे कि भाई व्हाई सिविल सर्वेंट्स डज नॉट हैव दैट मच पावर एज कंपेयर टू मिनिस्टर्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास ज्यादा पावर क्यों है?
द रीजन इज वेरी सिंपल। तो रीजन बहुत सिंपल सा है। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। अब हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, जनता सबसे ऊपर है, जो लोग हैं वो एक्चुअली रूल करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मर्जी किसकी चलती है, लोगों की चलती है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। अब मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर वो इंसान है जिसको कि जनता ने चुन के भेजा है। अब डेमोक्रेसी क्या कहती है, आपको किसकी सुननी है, आपको जनता की सुननी है। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से सिविल सर्वेंट को जनता ने चुन के भेजा है या फिर मिनिस्टर को जनता ने चुन के भेजा है। जो मिनिस्टर है वो जनता के द्वारा चुन के आया है और इसीलिए मिनिस्टर के पास ये पावर है, उसके पास ये ऑथोरिटी है कि वो जनता के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन। और जो मिनिस्टर है वो ऐसा नहीं कि भाई डिसीजन ले लिया उसके बाद उससे कोई पूछेगा ही नहीं। जो मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है उसके लिए वो जवाबदेह होता है जनता को। जनता ने मिनिस्टर को चुन के भेजा है तो जनता जो है मिनिस्टर से पूछती भी है कि आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है। मान लो कुछ गलत हो गया, कोई ऐसा डिसीजन मिनिस्टर ने ले लिया जो गलत था, जिसने कि एक तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। अब जनता पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ये क्यों नहीं किया, इसके बजाय वो काम क्यों किया। तो जनता पूछेगी और जनता जब ये सवाल पूछेगी तो मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये डेमोक्रेसी से आती है कि जो जनता है वो रिप्रेजेंटेटिव को चुन के तो भेजती है। ऐसा नहीं है कि अब रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा। रिप्रेजेंटेटिव को अपने हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है जनता के प्रति। सो बेसिकली क्योंकि जनता ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिनिस्टर को चुन के भेजा है, इसीलिए मिनिस्टर जो है वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है। The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. अब मिनिस्टर क्या करता है, मिनिस्टर ना मोटे मोटे तौर पे एक फ्रेमवर्क बता देता है और मेन ऑब्जेक्टिव बता देता है कि भाई ये पॉलिसी बननी है। मतलब मान लो मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमें जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात हो रही है और एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे देश में हर इंसान को साक्षर बनाना है, लिटरेट जो है करना है। एटलीस्ट हर पर्सन पढ़ना लिखना जानता हो, बेसिक नॉलेज उस पर्सन के पास हो। तो हमें ये मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है वो अचीव करना है। तो उसने अपना एम बता दिया कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है और क्या बता दिया कि हाँ हमें मैक्सिमम जनता को इसमें इंक्लूड करना है। तो मोटे मोटे तौर पे जो फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्टिव है, ये मिनिस्टर बता देता है। अब जरूरी नहीं कि मिनिस्टर के पास एक्सपर्टीज हो इससे रिलेटेड कि भाई लिटरेसी कैसे बढ़ाएं या इस एरिया से रिलेटेड उसको कोई नॉलेज हो, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ हो सकता है उसके पास एक्सपर्टीज हो, उसको समझ आता हो एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें जरूरत है, मतलब हो सकता है कि उसको नॉलेज हो, बट ये जरूरी नहीं है और ना ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि उसके पास इस चीज से रिलेटेड नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मतलब वो बंदा जो है बेसिकली मिनिस्टर वो क्या कर रहा है, बस जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंट करते हुए उसको एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपको जनता के लिए एजुकेशन वाला काम जो है, एजुकेशन वाला जो एरिया है वो आपको संभालना है। तो जरूरी नहीं कि उस पर्सन के पास एजुकेशन से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो अवेलेबल हो। तो इस केस में जो मिनिस्टर है वो क्या करता है, वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। तो मिनिस्टर ने अपनी जो है मोटा मोटा उसने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई हमें क्या करना है, हमें हर एक पर्सन को लिटरेट बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट करना है। तो इससे क्या होगा कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब ये कैसे करना है, कैसे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाएगा, इस एम तक कैसे पहुंचा जाएगा, इस चीज से रिलेटेड जो टेक्निकल एडवाइस है, भाई कैसे किया जाए, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, किस तरीके से अवेयरनेस फैलानी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी टेक्निकल मैटर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो एडवाइस है वो मिनिस्टर एक्सपर्ट से लेगा। जो सिविल सर्वेंट्स है उनसे वो एडवाइस लेगा कि बताओ आप किस तरीके से ये काम होगा। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। अब एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि एक्सपर्ट कोई एक डिसीजन लेके बता देते हैं कि मैडम आप ना ये काम कर लो, आप ना ऐसे कर लो। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक्सपर्ट किसी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के साथ आए और वो मिनिस्टर को बता दें कि मैडम ये काम कर लो। बल्कि क्या होता है, एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो 2-3 ऑप्शन रखते हैं। वो
जो मिनिस्टर है उसके सामने 2-3 ऑप्शन रखते हैं कि मैम हम ये भी कर सकते हैं, इसके बजाय हम लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये काम भी कर सकते हैं और हम ये काम भी कर सकते हैं। तो वो ऐसे 3-4 ऑप्शन रखते हैं। अब इन 3-4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना मिनिस्टर के ऊपर होता है। तो ये अल्टीमेट डिसीजन कि वो कौन से ऑप्शन के साथ जाने वाला है, ये मिनिस्टर का डिसीजन होता है कि उसको कौन सा जो तरीका है वो सबसे सही लग रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का। एक्चुअली दिस हैपेंस इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अपना ज्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ऐसा ही होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऐसे ज्ञानी हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग अच्छी नॉलेज है, वो क्या करते हैं, वो लीडर को इस तरीके से ऑप्शंस बता देते हैं कि हम ये काम भी कर सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके से ऑप्शंस बता देते हैं कि भाई हमारे पास ये तरीके हैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अभी जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास ना ओवरऑल पिक्चर होती है। ये मतलब चीज को काफी डायमेंशन से देख रहे होते हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज नहीं होती बल्कि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ये कोई डिसीजन लेते हैं। तो दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ऐसे लोग जो कि ओवरऑल पिक्चर को ध्यान में रखते हैं, जो कि सारे डायमेंशंस को एक साथ जोड़ के देख पाते हैं, ऐसे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स हो गए। तो उनके पास एक होलिस्टिक व्यू है कि वो किस लिए लिटरेसी बढ़वाना चाह रहे हैं, वो किस लिए ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इससे क्या क्या और फायदे होंगे। तो वो सारी चीजें सोच के एक जो तरीका है उसको चूज करेंगे। तो जो एक्सपर्ट है उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो एक रास्ता बताया गया है, एक ऑब्जेक्टिव बताया गया है, वो है कि हाँ लिटरेसी जो है वो बढ़ानी है। बट जो मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर के दिमाग में और चीजें हों, मिनिस्टर और चीजों को समझ रहा हो कि हाँ भाई लिटरेसी बढ़ेगी, लिटरेसी से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे और जो पर्सन है वो और एजुकेट भी हो पाएगा, पहले उसे पढ़ना लिखना आएगा तभी तो वो एजुकेशन की तरफ जा पाएगा, वो डिग्रीज ले पाएगा। और जब पर्सन एजुकेटेड होगा तो उसके पास जॉब भी होगी, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी लाइफस्टाइल होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो उसके पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, वो बहुत ज्यादा डायमेंशन में सोचता है। और ये सारी चीजों को होलिस्टिकली जब वो सोचता है उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन को चुनता है। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट के पास बस एक चीज है सोचने के लिए कि हाँ भाई लिटरेसी कैसे बढ़ानी है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बट जो लीडर्स हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। So the expert can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. जो एक्सपर्ट होते हैं वो रास्ता बता सकते हैं, बट ऐसा पर्सन जिसका लार्जर व्यू हो, जो और बड़े लेवल पे सोच रहा हो, वो क्या करता है, वो डेस्टिनेशन तय करता है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि डेस्टिनेशन क्या था, कि हमें लिटरेसी बढ़ानी है। ये डेस्टिनेशन किसने तय किया, ये मिनिस्टर ने तय किया। और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने रास्ता बताया कि हम लिटरेसी को इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना है, ये मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करेगा। तो बेसिकली जो मंजिल है, मंजिल कौन बताता है, मिनिस्टर्स मंजिल बताते हैं, और इस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। और इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है वो मिनिस्टर फिर चूज करते हैं, सारा सोच समझ के। सो इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। तो जो इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं डेमोक्रेसी में, वो क्या करते हैं, वो इस रोल को परफॉर्म करते हैं। कौन सा रोल, ये डिसाइड करने का कि भाई कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। तो ये रास्ता चूज करने वाला डिसीजन जो है ये मिनिस्टर्स लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव, मंजिल बताने वाला जो रास्ता है, मंजिल बताने वाला जो काम है, ये मिनिस्टर्स करते हैं। तो मिनिस्टर के पास क्या काम होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव बताना, ओवरऑल फ्रेमवर्क बताना, ऑब्जेक्टिव बताना कि हाँ भाई हमें किस मंजिल पे पहुंचना है, और फिर जितने तरीके, जितने रास्ते एक्सपर्ट्स ने बताए उनमें से फिर कोई एक रास्ता चुनना है। ये काम भी मिनिस्टर का होता है, इलेक्टेड मिनिस्टर का। नाउ आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके पास इतनी पावर क्यों है। जो डेमोक्रेसी है, इसका आंसर उससे मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो किस लिए है, वो कहती है कि जनता जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, जनता की विल के हिसाब से, जनता की मर्जी के हिसाब से सब कुछ होगा। और जनता की मर्जी कैसे हमें पता चलेगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जनता ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भेजे हुए हैं
पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फिर वो डिसीजन लेते हैं जनता के बिहाफ पे। तो इसीलिए, क्योंकि जनता को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिस्टर्स, इसीलिए उनके पास अल्टीमेट पावर है डिसीजन मेकिंग की। और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो तो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए होते हैं, वो रास्ता बताने के लिए होते हैं, एडवाइस देने के लिए होते हैं कि काम किस तरीके से करना है, और वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कौन ज्यादा पावरफुल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट इंपॉर्टेंट जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बहुत है।